एपिसोड 26। मेरा ख्याल था कि जब मेरी आंख खुलेगी तो डॉक्टर फरीदू मेरी नाज़बरदारी के लिए मौजूद होगा, लेकिन चश्मे होश में जो कुछ देखा वो अकल से बाइद था और मैं हैरान और शिश्तर चारों तरफ देखता रह गया, क्योंकि मैं ना तो डॉक्टर फरीदू की लैब में था और ना ही अपनी जमीन का माहौल दिखाई दे रहा था। मैंने डॉक्टर फरीदू को कोसना बल्कि इस किस्म की बेजरर सी बद्दुआओं से नवाजना शुरू कर दिया कि अल्लाह मियाँ उस बुढ़े को किसी ऐसी हसीना के इश्क में मुब्तला कर दे जो उसे नाको चने चबवा दे और तिगनी बल्कि चौगनी का नाश नचा दे। तब आप सोचेंगे कि मैं ऐसे कोसना और बद्दुआओं पर क्यों उतर आया था। तो जनाब, सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी कि मेरी सारी बहादुरी और जमा मर्दी धरी की धरी रह गई थी। खमरशान में मेरा पाला उन लोगों से पड़ गया जिन्हें आप उर्फे आम में हिजड़े या ख्वाजा सरा कहते हैं। आप कहेंगे इस किस्म के लोगों से तो यहाँ भी पाला पड़ता ही रहता है, बल्कि बास ममालिक में तो उनके बगैर खुशी की तकरीबात उस वक्त तक नामुकम्मल सी रहती हैं जब तक ये लोग ठुमके नहीं लगाते। लेकिन जनाब, खमरशान में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी। जरा आप अपने आप को मेरी जगह रखकर चश्मे तसव्वुर से देखिए। आपके चारों तरफ जनखे ही जनखे हों और उनके सरदार चीफ जनखे ने आपको मबूस कर रखा हो, और फिर ये जनखों की वो किस्म भी नहीं जो खवातीन की तरह सर सवर कर झूठ मूठ के नखरे दिखाती है। यह मखलूक वैसी भी नहीं थी जो सिंगापुर या यूरोप के कुछ बाजारों में नौखेज हसीनाओं को मात करती नजर आती है। ये तो जनखों की वो नस्ल थी जिसने माओ की कोख से नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता साइंस की बदौलत शीशे के मर्तबानों से जन्म लिया था। अब आप अपने ईमान से बताइए कि मेरा बौखलाना बचा था या नहीं। अगर आप मेरी दास्तान मुसलसल सुनते आ रहे हैं तो जानते ही होंगे कि मुझे कंप्यूटर के जरिए गुज़िश्ता ज़मानों में भेजने से डॉक्टर फरीदू का मकसद जहां ऐसी मुर्दा तहजीबों से वाक़फियत हासिल करना था जिनका सुराग तारीख़ इंसानी में कहीं नहीं मिलता, वहां वो उस दौर के उन मादनी खजानों का भी पता चलाना चाहता था जिनकी अहमियत और इफादियत से उस जमाने का वहशी इंसान नाआशना था। डॉक्टर का ख्याल था कि जिस तरह कंप्यूटर ने माजी का सफर मुमकिन बना दिया है, उसी तरह जमाना कबल तारीख के मादनी खजाने भी मौजूदा दौर और दुनिया में मुंतकिल करना मुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुझे अर्जियाती तहकीक की भी थोड़ी बहुत तरबियत दी गई थी ताकि मैं माजी के हर सफर के दौरान मादनी खजाइन का जायजा लूं और वक्त आने पर उन जमीनों का सीना चीर कर सोना, चांदी, हीरे, प्लेटिनियम और यूरेनियम के ज़खायर हासिल किए जा सकें। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल मेरे सामने आई थी। मैं अपनी जमीन पर वापस आने के बजाय मुस्तकबिल के किसी दौर में पहुंच गया था और अब खमरशान में नीम इंसानी जनखों में घिरा हुआ था। खमरशान ऐसा अजीब व गरीब इलाका था जहां ना आसमान दिखाई देता था और ना ही सूरज, चांद और सितारे नजर आते थे। उसके बावजूद यूं लगता था जैसे हर तरफ पूनम की चांदनी फैली हुई हो। मैं अभी माहौल का जायजा ले ही रहा था कि मेरी समाज से एक अजीब कटकटाती सी आवाज आई, मर्शा, ओ मर्शा, ठेला यहाँ ला। अबे अहमक, उधर नहीं इधर। मैंने झाड़ियों की ओट से आवाज की सिमत देखा तो ताज्जुब से देखता रह गया। मुझसे कुछ फासले पर कपास जैसा खेत ताहद नजर फैला हुआ था। यह आवाज उसी खेत के किसी गोशे से आई थी, मगर बोलने वाला और उसका मुखातिब दोनों नजर नहीं आ रहे थे। इतने में फिर आवाज आई, तुम बहुत अच्छे जानवर हो मर्शा, मगर मेरा ख्याल है कि यह फसल कल तैयार होगी। तुम ठेला दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरे जानवरों को भी साथ ले जाना और पीवा चुनकर उधर जमा करना। तुम लोगों को पूरे 20 चबरे काम करना है। अगरचे मैं उस जुबान से आशना नहीं था, मगर डॉक्टर फरीदू के साइंसी अमल की बदौलत मैं सारी बात बखूबी समझ रहा था। इसे साइंसी टेक्नोलॉजी का कमाल ही समझिए कि माजी के हर सफर में मैं ना सिर्फ हजार साल पहले बोली जाने वाली जुबानें समझ लेता था, बल्कि मेरे ख्यालात भी उसी जुबान में ढलकर कलाम की सूरत खुद ब खुद मेरे होंठों पर आ जाते थे। मैंने एक बार फिर खेत पर नजर दौड़ाई, लेकिन इस चांदनी में मुझे कोई जीरो दिखाई ना दिया। क्योंकि हमेशा की तरह अब भी मुझे अपने लिए लिबास, खाने और किसी पनाहगाह की जरूरत थी, लिहाजा मैंने जाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक पत्थर उठा लिया और खेत की तरफ बढ़ने लगा। पौधे मेरे सीने तक बुलंद थे और उनमें सफेद रंग के डोडे लगे हुए थे। बहुत दूर खेत के दूसरे किनारे गुंबद वाली की इमारत दिखाई दे रही थी, मगर रोशनी की कमी के बायस तर्ज तामीर वाज़ेह न था। वसी और इस खेत छोटे छोटे कतात में तकसीम कर दिया गया था और उन कतों के दरमियान पुख्ता रास्ते बने हुए थे। मैं उन रास्तों पर आगे बढ़ता चला गया, मगर ना वो आवाज दोबारा उभरी और ना ही कोई आदमी खेतों में काम करता दिखाई दिया। उस अजीब से नीम रोशन माहौल और पुरस्कार से सन्नाटे ने मेरी हड्डियों में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा दी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जमीन का आसमान कहाँ है भी या नहीं है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, और ये चांद के 14वीं की सी रोशनी कहाँ से फूट रही है। अचानक मैं चलते चलते रुक गया। मेरी हैरान निगाहें एक अजीब से मंजर पर रुक गई थी और हाथ में पकड़े हुए पत्थर पर मेरी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत तर हो गई। 15-20 आदमी डोडे चुनने में मसरूफ थे। अगर वो मुझे देख चुके होते तो इस तरह डोडे चुनने में मशगूल और मगन ना रहते। फिर मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। वो डोडे चुनने वाले इंसान नहीं बल्कि इंसानुमा हैवान थे। आप उन्हें कद्दे आदम बोझने कह सकते हैं। वो अगरचे इंसानों की तरह दोनों पांव पर खड़े होते और चल सकते थे, लेकिन कभी कभी वो चारों हाथों पांव के बल भी चलने लगते थे। वो आपस में बातें भी करते जा रहे थे, मगर उनकी गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे याद आया कि सबसे पहले मेरी समाज से टकराने वाली आवाज ने किसी मर्शा को मुखातिब करते हुए उसे अच्छा जानवर कहा था, तो ठीक ही कहा था, लेकिन इसका मतलब तो यह था
कि वो बंदरनुमा इंसान आदमियों की जुबान समझते थे, जब भी तो वो गायब मुतकल्लिम मर्शा को अपनी जुबान में हिदायतें दे रहा था। ऐ मेरे माबूद, ये कैसी सरजमीन है, ये कैसी मखलूक है, और मैं किस दौर में आ गया हूं। मैंने सोचा दूसरे रास्ते पर मुड़ गया कि उस गोले बयाबानी से साबका ना ही पड़े तो बेहतर है। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि वही कटकटाती हुई आवाज फिर सुनाई देने लगी। मेरे कदम आप ही आप रुक गए। हाँ, ये वही आवाज थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वो गायब मुतकल्लिम अब किसी और से मुखातिब नहीं बल्कि खुद कलामी कर रहा है। क्या मुसीबत है, इतने कम हैवानों से 20 शबरों में फसल कैसे समेटी जा सकती है। मगर गिरांचू को उससे क्या गर्ज कि मैं हैवानों से किस तरह काम लेता हूँ, उसे तो बस ज्यादा से ज्यादा वापे चाहिए। फिर मेरी हैरान निगाहों ने उसे तलाश कर लिया। वो अब तक मुझे इसलिए दिखाई नहीं दिया था कि उन बंदरनुमा इंसानों की तरह उसका कद भी छोटा था और वो अपने कद के बराबर पौधों में आसानी से नजर नहीं आता था। मैंने उसे गौर से देखा तो मुझ पर एक बार फिर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो जिस तरह कैद लिबास से आजाद था, उसी तरह तस्कीर या तानीस की तखसीस से भी बालातर था। उसे मेरी मौजूदगी का इल्म या एहसास नहीं हुआ था, इसीलिए वो बेधड़क उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था जहां मैं पत्थर थामे खड़ा था। वो चलते चलते रुका, एक डोडा तोड़ा और उसे खाने लगा। मैं डोडे का जायजा ले चुका था, उसमें कपास जैसा रेशा था। इसका मतलब हुआ कि यह मखलूक कपासखोर है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ख्वाजा सरा एक रास्ते पर मुड़ गया। मैं भी दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाने लगा। यह रास्ता दूसरे रास्तों की बनिस्बत ज्यादा चौड़ा था और एक सीधा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जाता था, जिस पर उसी रेशेदार डोडे की बड़ी बड़ी गांठें रखी हुई थी और कुछ इंसाननुमा जानवर बर्फ पर चलने वाली बगैर पहियों की गाड़ी से मिलते जुलते ठेले से डोडे की गांठें उतार रहे थे। मैं पौधों की ओट में रुककर देखने लगा कि उनका अगला इक़दाम क्या होगा। वो बंदरनुमा इंसान गांठें उतारकर बगैर पहियों का ठेला घसीटते हुए दूसरी जानिब खेत में चले गए। ख्वाजा सरानुमा वो शख्स गांठें शुमार करने लगा। फिर उसने एक रजिस्टर उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा। जाहिर है उसने उन गांठों का इंदिराज ही किया होगा। मैं पुख्ता रास्ते के बजाय पौधों के बीचों बीच चलता हुआ प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया जहां वो जनखा खुद कलामी में मसरूफ था। मैं भी कितना अहमक हूं कि रजिस्टर यहीं खुला छोड़ गया था। ये ठीक है कि मर्शा या दूसरे हैवान लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि उनको किस तरह धोखा देकर इस्तेहसाल किया जा रहा है तो ये हैवान बगावत पर उतर आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने 9वीं सदी के शबरों में की थी। बहरहाल बहर सूरत आइंदा मुझे इतना गैर मोहतात हरगिज नहीं रहना चाहिए, वरना गिरांचू मुझे मार डालेगा। मैं उसकी जिस्मानी साख्त का जायजा लेता रहा। वो हल्के फुल्के जिस्म का था, जैसे हमारे यहाँ 11-12 साल के लड़के होते हैं। उसके जिस्म पर सुनहरा रुआ था, सर जिस्म की मुनासिबत से कदरे छोटा था। वो अपनी साख्त के एतबार से किसी तौर भी मेरे लिए जरा ऐसा साबित नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने पत्थर फेंक दिया। मैंने सोचा चुपके से आगे बढ़कर उसके हाथ से रजिस्टर छीन लो, मगर फिर ख्याल है कि कहीं वो डरकर उन हैवानों की तरफ ना भाग जाए। इसलिए मुनासिब यही होगा कि मैं खंदा पेशानी से उसे मिलूं ताकि वो मुझे अपना दुश्मन ना समझे और मेरे साथ बातचीत करने लगे, ताकि मैं उससे मालूमात हासिल करूं। मैं आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखते हुए अपनी बत्तीसी की नुमाइश करने लगा। उसने बेख्याली में सर उठाया, मुझे मुस्कुराते देखा तो अपनी बातें भी खोल दी, मगर फिर वो यकायक चौंका, एक नजर सर से पैर तक मुझे देखा और रुकू की हालत में जाते हुए बोला, ओ इंसान देवता, मैं माफी का तलबगार हूं। मुझे नहीं मालूम था इंसान देवता कि आप पिंजरे से फरार होकर यहां पहुंच गए हैं। हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। उसकी पिंजरे से फरार होने वाली बात ने मुझे चौंका दिया। डरो नहीं, मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो मेरे साथ पौधों की ओट में आ गया ताकि खेत में काम करने वाले वो बोझने हमें ना देख सके, जो ना तो मेरी बात समझ सकते थे और ना ही उनकी बात मेरे पल्ले पड़ सकती थी। ख्वाजा सरानुमा वो आदमी एक बार फिर घुटनों के बल मेरे सामने बैठते और हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरी गलती माफ कर दीजिए इंसान देवता, मैं आपका गुलाम हूं। अभी मैंने अपनी उम्र के सिर्फ 200 शबरे गुजारे हैं और 300 शबरे बाकी हैं, इसीलिए मुझे अभी तबाह ना कीजिएगा। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने नरमी से जवाब दिया और सोचने लगा, लफ्ज शबरे दिनों, महीनों या सालों के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। बहरसूरत ये लफ्ज वक्त के पैमाने को जाहिर करता था। मैंने अपनी उस सोच की तस्दीक के लिए बात जारी रखी, बल्कि तुम्हारे शबरे भी बढ़ा दूंगा। ओह, वो खुश हो गया, मगर मेरी उम्र तो सिर्फ 500 शबरे मुकर्रर की गई थी, क्या आप उसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन इस सिलसिले में फिर बात करेंगे। तुमने ठीक अंदाजा लगाया कि मैं पिंजरे से फरार होकर यहां पहुंचा हूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? बात यह कि फरार के दौरान मैं गिर पड़ा था और मुझे सर पर चोट आ गई थी, जिससे मेरी याददाश्त बुरी तरह मुतासर हुई है। मैं पिछली बहुत सी बातें भूल गया हूं। मुझे बताओ, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या करूं? वो पिंजरा कहाँ गया? वो पिंजरा कहाँ था जिसमें मैं कैद था? मुझे ये सारी बातें बताओ जो मेरे हाफिजे से निकल गई हैं। आपने बंगू बहुत पी ली होगी, वरना आपको चोट ना लगती और आपका हाफिजा खराब ना होता। वो मुस्कुराकर बोला। बंगू से उसकी मुराद गालिबन शराब थी। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरे सवाल पर उसने अपना दायां बाजू उठाकर ऊपर किया और अपनी बगल दिखाते हुए बोला, मेरा शनाख्तनामा पढ़ लीजिए। मैंने देखा उसकी बगल में एक मोहर लगी थी, मगर मैं उसकी तहरीर से नाआशना था। तुम खुद ही बता दो, मैं पढ़ना भी भूल चुका हूं। मेरा नाम बरोंगा है। मेरा सने पैदाइश 4617 शबरे और साले वफात 5116 है। मेरी जहनी सतह छठे दर्जे की है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए सोचा कि उसका साले वफात भी पहले से ही कैसे मुकर्रर कर दिया गया है, कि चक्कर क्या है। मगर मैंने इस सिलसिले में मजीद सवाल करने के बजाय कहा, तुम्हारा नाम बरोंगा है और मेरा नाम सरफरोश। ऐसा अजीब नाम मैंने पहली दफा सुना इंसान देवता। मगर खैर, मेरी जहनी सतह सिर्फ छठे दर्जे की है। मैं सिर्फ बोल और सोच ही सकता हूं, इससे आगे का मुझे इल्म नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है आप उन 20 लोगों में से एक हैं जिन्हें पिंजरों में बंद रखा जाता है, और चूंकि मेला खून करीब आ गया है तो आप इस खौफ से फरार हो गए हैं कि कहीं आपको मेला खून के लिए मुंतखब ना कर लिया जाए। यही बात है ना? तुम बहुत बातूनी हो बरोंगा। मैंने पूछा था ये कौन सी सरजमीन है? ये सरजमीन खबरशान है इंसान देवता। क्या आप अपने मुल्क का नाम भी भूल गए? मैंने तुम्हें बताया था ना, सर पर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त खो गई है। अब ये बताओ, ये खमरशान का कौन सा इलाका है? यह खमरशान का जुनूबी सूबा खराग है, वो बुर्जे गोगोश है। उसने गुंबद वाली इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हम हमेशा की तरह यहां पेवा काश्त करते हैं। मर्शा कौन है? मर्शा? आप उस मामूली हैवान को कैसे जानते हैं? तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझ गए? हाँ इंसान देवता, मेरी गलती माफ कर दीजिए। मेरी जहनी सतह सिर्फ छठे दर्जे की है ना, इसलिए गलती हो जाती है। मुझे खाना, लिबास और पनाहगाह की जरूरत है। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां कोई मेरे सुकून और तन्हाई में मुखल ना हो सके? आप जानते हैं कि यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां आप उन निगाहों से ओझल रह सके। ओह माफ कीजिएगा, मैं फिर भूल गया कि आपका हाफिजा खत्म हो गया है। आइए मेरे साथ, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। वो मेरे आगे आगे चलता हुआ मुझे खेत के किनारे एक बड़े से गड्ढे में ले आया। वहां की बनिस्बत यहाँ खतरा कम है। कैसा खतरा? जासूसी पर्दे पर देखे जाने का खतरा। यह बहुत ही बुरा हुआ कि आप सब कुछ भूल गए, वरना आपको याद रहता कि वो सबकी नकलो हरकत जासूसी पर्दे पर देखते रहते हैं और खमरशान में हर वक्त सरों पर खतरा मंडलाता रहता है। अब देखिए ना, अगर ग्रांचू जासूसी पर्दे पर मेरी नकलो हरकत देखना चाहे और मैं उसे नजर ना आऊं तो वो मुझसे इसकी वजह पूछेगा, और अगर वो इससे मुतमईन ना हो तो मुझे तबाह कर देगा। हालांकि अभी मेरे 300 शबरे बाकी हैं, और अगर उसने आपको जासूसी पर्दे पर देख लिया तो गिरफ्तार करके दोबारा जबरूद भिजवा देगा, जहां आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बरोंगा की बातों से मैं सोचो कि गिरदाब में डूब गया। स्पाई स्क्रीन से किसी की नकलो हरकत पर निगाह रखना तो हमारे दौर और दुनिया की ताजा तरीन टेक्नोलॉजी में शुमार होती है। तब भी यह स्क्रीन वहां आम नहीं, लेकिन मालूम होता था ये लोग साइंसी तरक्की में बहुत आगे जा चुके थे। मुझे सोच में डूबे देखकर बरोंगा ने कहा, घबराइए मत, अभी गिरांचू ने हमें देखा नहीं है। अगर वह हमें देख चुका होता तो अब तक जंगजू जानवर यहाँ पहुंच चुके होते। फिर भी हमें यहाँ से जल्द अज जल्द फरार हो जाना चाहिए, वरना वहशी सिपाही हमारे पर खच्चे उड़ा देंगे। हम यहाँ से कैसे और कहाँ फरार हो सकते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी जहनी सतह सिर्फ छठे दर्जे की है। मगर मुझे एक ऐसी जगह का इल्म जरूर है जहां हम कुछ देर छुप सकते हैं। उसने इधर उधर देखा, फिर एक जगह बैठकर जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी में एक तख्ता नजर आया। बरोंगा ने वो तख्ता उठाया तो उसके नीचे एक जमीन दोज रास्ता दिखाई देने लगा। जल्दी से नीचे उतर जाइए, वो बेचैनी से बोला। मैं उस सुराख में उतर गया। मेरे बाद बरोंगा भी उतरा। फिर उसने वो तख्ता, जो दरअसल एक सुरंग का खुफिया दरवाजा था, बंद कर दिया। यह सुरंग इतनी ऊंची थी कि मैं उसमें झुके बगैर आगे बढ़ सकता था। उसका फर्श और दीवारें पत्थर से बनाई गई थी। ये सुरंग कहां जाती है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुम मुझे इसमें क्यों ले आए? ताकि गिरांचू हमें जासूसी पर्दे पर ना देख सके। दरअसल हुआ यूं था कि एक रोज खेतों में काम करने वाले एक जानवर ने पेवा की गांठ गायब कर दी। मैं उसे तलाश करता हुआ गड्ढे तक आया तो मेरी नजर इस सुरंग के दरवाजे पर पड़ी। वो जानवर गांठ सुरंग में छुपाने के बाद तख्ते पर मिट्टी डालना भूल गया था। जब आपने मुझसे किसी महफूज मकाम के बारे में कहा तो मुझे ये सुरंग याद आ गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हो रही थी कि सुरंग के अंदर भी वैसी ही चांदनी जैसी रोशनी फैली हुई थी, मगर उस रोशनी का मखरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम इस सुरंग के बारे में और कुछ नहीं जानते? सिर्फ इतना जानता हूं कि अजीम जंगों के दौरान जब पुष्कानी वहशियों ने खमरशान पर लश्कर कशी की थी तो मलिका और महापुजारन ने कुछ मर्द देवताओं के साथ इस सुरंग में पनाह ली थी, और वो लोग उस वक्त तक यहीं मुकीम रहे थे जब तक पुष्कानी लश्करों को पसपा और तहतीक नहीं कर दिया गया था। जब आपका हाफिजा ठीक हो जाएगा तो बाकी बात आपको खुद ही याद आ जाएंगी, जो यकीनन मुझे नहीं मालूम। तुम इस सुरंग में कहां तक गए थे? आगे जाकर एक बहुत बड़ा कमरा आता है, मैं बस उसी कमरे तक गया था, और वो गांठ जो जानवर ने चुराई थी वहीं रखी मिल गई थी।
मेरा ख्याल है ये सुरंग बुर्ज गोगोश तक जाती है, जहां से खूंखार पुशकानी कबीले पर नजर रखी जाती है। उसके बाद मैंने बरोंगा से कोई सवाल ना किया और चुपचाप सुरंग में आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर सुरंग वसी होने लगी और वो कमरा आ गया जिसका जिक्र बरोंगा ने किया था। उस कमरे के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। ये चबूतरा किसी प्लास्टिक नुमा मटेरियल से बनाया गया था और चबूतरे के ऊपर छत के मरकजी हिस्से में रोशनी की गेंद थिरक रही थी। मैं काफी देर तक रोशनी के उस अजीबोगरीब गोले की तरफ देखता रहा, मगर मेरी समझ में ना आ सका कि वो किसी तार या ग्लोब के बगैर किस तरह मौलिक है। मैंने चबूतरा की तरफ इशारा करते हुए बरोंगा से पूछा, ये चबूतरा कैसा है? इतना सुनते वो मेरे कदमों में गिर पड़ा। ये ना पूछिए इंसान देवता, इसके बारे में बात करना ममनू है। मैं इसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं बता सकता। उसकी हालत देखकर मैंने मजीद कोई सवाल ना किए और कमरे की दीवारों से आवेजा हथियारों और वर्दियों का जायजा लेने लगा। उनसे अंदाजा होता था कि किसी जमाने में ये मुहाफिजों का कमरा रहा होगा और शायद ये वही जमाना होगा जब बरोंगा के बकौल मलिका और महापुजारन ने इस सुरंग में पनाह ली थी। ये देखकर भी मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका कि वह हथियार भी उसी मटेरियल से तैयार किए गए थे जो चबूतरे की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। ऐसा लगता था जैसे खमरशान के लोग धात के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं है। मैंने अपने लिए एक वर्दी का इंतखाब किया और उसे पहनने के बाद एक सिपर उठाकर बरोंगा से पूछा, मैं तो ये भी भूल गया हूं कि ये सिपर किस चीज की बनी हुई है। ये भी पेवा की बनी हुई है। खमरशान में हर चीज पेवा से बनाई जाती है, मगर आप शायद चोट की वजह से भूल गए हैं। और ये खुद? मैंने खुद बजाते हुए पूछा, जो खासा वजनी था। ये तरखौन का बना हुआ है जो पेवा से तैयार किया जाता है। मैंने अपने लिए एक तलवार मुंतखब की जो अगरचे उसी प्लास्टिक जैसे मवाद से बनी हुई थी, लेकिन उसकी धार तेज और फल लचकदार था। मैं पूरी तरह तैयार हो गया तो बरोंगा मेरे सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं इंसान देवता, और अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने कबील का वाहिद ज़नखा हूँ जिसने एक मर्द का दीदार किया है और जो जानता है कि मर्द और ख्वाजा सरा में क्या फर्क होता है। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। क्या खमरशान में मर्द नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो पिंजरों में बंद है और कोई ख्वाजा सरा पूरी तरह उनका दीदार नहीं कर सकता। क्या आप ये बात भी भूल चुके हैं? बरोंगा की इस बात ने मुझे मखमसे में डाल दिया। ये खमरशान कैसी सरजमीन थी जहां मर्दों को पिंजरों में बंद रखा जाता था? आखिर क्यों? और उन्हें पिंजरों में बंद कौन रखता था? अचानक मेरी निगाह दोबारा कमरे के बीचों बीच बने उस गोल चबूतरे पर जा पड़ी, जिसके बारे में पूछने पर बरोंगा बुरी तरह दहशतजदा हो गया था। मैं उस चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। बरोंगा गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, उसके करीब मत जाइए। मैंने देखा वो दहशत के मारे लरज रहा था। फिर वो उठकर मेरे कदमों से लिपट गया। मैंने उसे नरमी से हटाया और तलवार निकालकर चबूतरे के ऊपर हवा में दाएं बाएं घुमाई तो बरोंगा रोने लगा। ऐसा ना करें इंसान देवता, ऐसा ना करें। मैंने तो आपका हर हुक्म माना है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर तुम इतने खौफजदा क्यों हो बरोंगा? देखो, इधर देखो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चबूतरे पर खड़ा हो गया, मगर बरोंगा सर झुकाए उसी तरह लरजता कांपता रहा। मैं चबूतरे से उतरकर उसके करीब आया। आओ चलें, तुम तो खामखा खौफजदा हो रहे हो। आप नहीं समझते कि चबूतरे पर चढ़ना आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए किस कदर खतरनाक है। आपने ये हरकत शायद इसलिए की है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, वरना आप ऐसा ना करते। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। अब आइए चलिए, शायद ये सुरंग हमें बुर्ज गोगोश तक पहुंचा दे और वहां से फरार होकर मैं तबाह होने से बच जाऊं। वो मेरे आगे आगे चलने लगा। मेरी समझ में अब तक नहीं आ सका था कि बरोंगा आखिर चबूतरे से इतना खौफजदा क्यों है। जब सुरंग दोबारा तंग होने लगी तो अचानक एक नीलगू शोला नमूदार हुआ और बरोंगा उछलकर मेरे कदमों में आन गिरा। वो मेरे कदमों से लिपटते हुए बोला, गिरांचू, गिरांचू ने हमें देख लिया है। उसने बरकी मकनातीसी पर्दे से हमारी राह मसदूद कर दी है। वो नीलगू शोला जो एक लम्हे के लिए नमूदार हुआ था अब गायब हो चुका था। मैं बरोंगा को हटाकर आगे बढ़ा तो अचानक मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी आहनी दीवार से टकरा गया हूं। उसके साथ ही वो नीलगू शोला दोबारा चमका और मैं भी यूं बरोंगा के पास जा गिरा जैसे किसी ने बड़े जोर से धक्का दिया हो। लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुबखेज बात यह थी कि ना मुझे बिजली का झटका लगा था और ना ही शोले से जलन महसूस हुई थी। बस ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़े फौलादी हाथ ने मुझे पीछे धकेल दिया हो। इतने में बरोंगा ने रोते हुए उसी गोल चबूतरे की तरफ इशारा किया। मैंने वहीं पड़े पड़े देखा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चबूतरे पर धुएं का एक हेवला बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा था। फिर उसी धुएं ने एक वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली और ये वजूद एक और ख्वाजा सरा का था, मगर यह ज़नखा बरोंगा से ज्यादा जसीम और मजबूत था। उसका सर बड़ा और उस तरह से मुंडा हुआ था। उसकी आंखें गहरे सब्ज रंग के बड़े बड़े नगीनों की तरह यूं चमक रही थी जैसे रात के अंधेरे में स्याह बिल्ली की आंखें चमकती हैं। बरोंगा से देखते ही गिड़गिड़ाने और रोने लगा। मुझे माफ कर दो गिरांचू, मुझे माफ कर दो। मैंने तो कानून के मुताबिक इंसान देवता के हुक्म की तामील की है। मैं इसके सिवा कर भी क्या सकता था? तुम तो जानते ही हो, मुझे माफ कर दो। गिरांचू से कोई जवाब देने के बजाय चबूतरे से उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। बरोंगा के बरक्स उसके गले में हीरों की एक माला और तरगौन की एक मोहर पड़ी हुई थी जो उसके ओहदे का इजहार करती थी।
उसने मेरी तरफ देखे बगैर बरोंगा से पूछा, तुम कितने शबरों के हो? अभी अभी मैंने सिर्फ 200 शबरें पूरे की हैं। मेरी उम्र के 300 शबरें बाकी हैं। मुझ पर रहम करो। गिरांचू अपनी गर्दन लटकाए और भवे उचकाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर वो अपनी जिसामत की बनिस्बत बारीक आवाज में बोला, मुझे अफसोस है बरोंगा, मैं तुम पर रहम नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने कानून के मुताबिक इंसान देवता के हुक्म की तामील की है। इसके हर हुक्म की तामील करना हम सब ख्वाजा सराओं का फर्ज है। ये कहकर वो मेरी तरफ पलटा। कॉर्निश बजा लाता इंसान देवता। साथ ही रक्स के अंदाज में उसने अपना दायां बाजू लहराते हुए ऊपर उठाया और अपनी बगल दिखाते हुए बोला, शनाख्तनामा मुलाजा फरमाइए सरकार। गिरांचू, 14वां दर्जा, सने पैदाइश 4605 शबरे, साले वफात 5404 शबरे। मगर मेरी बगल को ना छूइएगा, मुझे गुदगुदी होती है। मैं ख्वाजा सराओं के कबीले का नीम मर्द हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बरोंगा से निपटूं। खड़े हो जाओ बरोंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा। ऐसा लगता था जैसे बरोंगा में उठने की सकत भी ना रही हो। रहम गिरांचू, रहम, बकवास मत करो। मैं नीम मर्द की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं कि उठो और चबूतरे पर खड़े हो जाओ। बरोंगा से उठा ना जा सका। वो कोहनियों और घुटनों के बल चबूतरे की तरफ रेंगने लगा। वो बुरी तरह रो रहा था। जब वो चबूतरे के करीब पहुंचा तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। इंसान देवता, आपने तो मेरे शबरे बढ़ाने का वादा किया था, अब कम से कम मुझे बचा ही लीजिए। वो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे बरोंगा पर रहम आ गया। मैंने गिरांचू से कहा, ऐ नीम मर्द, बरोंगा ने जो कुछ किया है मेरे हुक्म पर किया है। अगर मेरे हुक्म की तामील काबिल ताजीर है तो फिर इसकी सजा इसे नहीं बल्कि मुझे मिलनी चाहिए। लिहाजा इसे छोड़ दो और अगर दे सकते हो तो सजा मुझे दो। ये कहते हुए मैंने म्यान से तलवार भी निकाल ली। गिरांचू पल के झपकाए बगैर सांप की तरह टिकटिकी बांधे कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसके होठों पर जालिमाना मुस्कुराहट आई। आपके बारे में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ मालूम होती इंसान देवता। फिर वो बरोंगा की तरफ पलटा। चुपचाप चबूतरे पर खड़े हो जाओ, वरना तुम्हें दूसरे दर्जे की अजियतनाक मौत मरना पड़ेगा। क्या तुम वो मौत मरना चाहते हो? बरोंगा सुनकर थर्रा उठा और सिसकियां लेते हुए घिसट कर चबूतरे पर चढ़ने लगा। मैं ये बर्दाश्त न कर सका और नतीजे की परवाह किए बगैर मैंने बड़े जोर से गिरांचू पर तलवार की जरब लगाई। मगर अपनी झोंक में मैं फर्श पर जा गिरा, क्योंकि वो तलवार गिरांचू के जिस्म से यूं गुजर गई जैसे हवा से गुजरी हो। गिरांचू ने कहका लगाया, मैं हकीकत नहीं, एक ख्याल, एक तस्वीर, एक वहमा, एक साया हूं इंसान देवता। मेरा वजूद कहीं और है। तुमने जिस पर वार किया वो मेरे वजूद का तस्वीरी पैकर है। अगर तुम खमरशान के मर्द या देवता होते तो ये हकीकत तुम्हारे इल्म में होती और तुम मेरे तस्वीरी पैकर पर वार न करते। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे सिलसिले में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। खैर, ये बात बाद में होगी, पहले मैं बरोंगा से निमट लूं। इस दौरान बरोंगा चबूतरे पर चढ़ चुका था और घुटनों के बल बैठा थर थर कांप रहा था। गिरांचू ने अपना हाथ उठाया और यूं इशारा किया जैसे किसी को बरोंगा का सर कलम करने का हुक्म दे रहा हो। बरोंगा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, मगर वह अधूरी रह गई, क्योंकि इतने में उसका वजूद धुएं में बदल चुका था और हर तरफ गोश्त के जलने की बू फैल गई थी। अब गिरांचू को उस तस्वीरी पैकर ने एक दीवार की तरफ मुंह करते हुए किसी को हुक्म दिया, बरोंगा के खात्मे का इंदिराज कर दो। अब तुम्हारे बारे में भी बात हो जाए इंसान देवता। क्या तुम उन 20 मर्दों में से एक हो जो दारुल खिलाफा जबरूत में मुकीद है? हाँ, मैं वहीं से फरार हुआ हूं, लेकिन रास्ते में सर पर शदीद चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त बड़ी हद तक खत्म हो चुकी है। गिरांचू मुझे घूरता रहा। तुम उन 20 मर्दों में से नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, मगर यह सब कुछ मेरी समझ में आना चाहिए और मुझे इसका इदराक होकर ही रहेगा। मेरी लौहे पैदाइश पर मेरी जहनी सतह 14वां दर्जा जाहिर करती है, मगर हकीकत में वो 14वें दर्जे से बहुत आगे और बहुत बुलंद है। लेकिन वो लोग इस हकीकत से आगा नहीं है। तुम्हारी शख्सियत असरार के पर्दों में लिपटी हुई है अजनबी, लेकिन असरार के पर्दे ज्यादा देर तक तुम्हारी शख्सियत और खमरिस्तान में आमद का मकसद नहीं छुपा सकते। हो सकता है तब मैं तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। तुम अपने बारे में क्या कहते हो? तुम ठीक समझे गिरांचू, मैं उन 20 मर्दों में से नहीं हूं जो जबरूत में कैद है। मैंने झूठ बोला था कि वहां से फरार होने के बाद सर पर चोट लगने के बायस मेरी याददाश्त खत्म हो गई है। हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी सरजमीन के लिए अजनबी हूं। तुम मुझे काफी समझदार और अक्लमंद लगते हो। आओ हम एक दूसरे को अपने बारे में बताएं और दुश्मनों की बजाय एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। गिरांचू कुछ सोचने लगा। मैंने ये सोचते हुए कि कहीं वो मेरे वार करने वाली हरकत की बिना पर इनकार न कर दे, इन अल्फाज में पेशबंदी की। मुझे अफसोस है, थोड़ी देर पहले मैंने इश्तियाल में आकर तुम पर हमला कर दिया था। दरअसल उस वक्त में बरोंगा की वजह से कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था। बहरसूरत मुझे अपनी हरकत पर निदामत है और मैं चाहता हूं कि अब हम दोस्त बन जाएं। यह अजीब सी बात है कि तुम हमारी जुबान में बात करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज भी बोल जाते हो जो मेरे लिए नए हैं और मैं उनके मफहूम माने से नाश न हूं। मसलन लफ्ज दोस्त
हमारी जुबान का लफ्ज नहीं है। इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे की मदद करें। ओह, मैं खुद भी यही सोच रहा था, लेकिन ये मत समझना कि इस सोच का बायस तुम्हारी शख्सियत या ये दूर अस्कार हथियार है। हमने हजारों शिब्रे पहले के ये दकियानूसी हथियार महज इसलिए रख छोड़े हैं कि हमारे नीम वैशी सिपाही इनसे खेल सकें। मैं चुप रहा। वो फिर किसी सोच में डूब गया। चंद लम्हे बाद गिरांशु ने दीवार की तरफ देखते हुए बाबा से बुलंद कहा, तमाम स्पाई स्क्रीन बंद कर दो। ये मेरा नीम मर्द का हुक्म है। अब तक जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है उसे साफ कर दो, और जब तक मैं दोबारा हुक्म ना दूं रिकॉर्डिंग ना की जाए। फिर वो मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, हम तखलिये में बात करेंगे। ये कहकर वो उसी गोल चबूतरे पर खड़ा हो गया। मैं कदरे हिचकिचाया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम बरूंगा का हशर देखकर खौफजदा हो गए हो, मगर डरो नहीं। जैसे कि तुमने कहा था, अब हम दोस्त हैं। तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मैं चबूतरे पर उसके साथ लगकर खड़ा हो गया, मगर मुझे उसके वजूद का मुतल्लिक एहसास ना हो सका। वो वाकई तस्वीरी पैकर था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, तुम उस तस्वीरी पैकर वाली बात अब तक नहीं समझ सके अजनबी, और तुम्हारी इसी बात ने मुझे बता दिया था कि तुम वो नहीं हो जिसका उनसे वादा किया गया है। क्या मतलब? यही कि तुम हरमोजा नहीं हो, वो मऊद नहीं हो जिसके बारे में वो लोग यकीन रखते हैं कि एक रोज वो खमरशान आएगा और उन्हें तमाम तर मुश्किलातों मसाइब से निजात दिलाएगा। अगर तुम वही मऊद हरमोजा होते तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम मेरे तस्वीरी पैकर पर वार कर रहे हो, मेरे वजूद पर नहीं। ये सब बात हम आराम से बैठकर क्यों ना करें? अच्छा, तो फिर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। उसने एक जानिब इशारा किया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक लम्हा कबल हम सुरंग के हथियारों वाले कमरे में गोल चबूतरे पर खड़े थे, और अब खड़े खड़े पलक झपकते एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो वसी अरीज था। उसकी छत भी काफी ऊंची थी और दीवारों में लगे खुफिया स्पीकरों से मौसीकी की मध्यम आवाज कमरे में तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे कमरे की दीवारें भी तरगौन की बनी हुई हैं। कमरे के वस्त में एक बहुत बड़ी मेज रखी थी, जिसके एक जानिब रिवॉल्विंग चेयर और सामने 2 कुर्सियां थी। गिरांचू मेज की दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। बैठो दोस्त, उसने बड़ी मोहब्बत से कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सुनो, मैं एक फैसले पर पहुंच गया हूं। मैं जानता हूं कि तुम हरमोजा नहीं हो, और तुम भी जानते हो कि तुम हरमोजा नहीं हो, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम हरमोजा नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनके सामने उसी हरमोजा की हैसियत से पेश कर दूं जिसका उनसे वादा किया गया है। तुम समझ गए ना मेरी बात? हाँ, लेकिन जब तक हम सारे मामला तय ना कर ले, मैं हरमोजा बनने का वादा नहीं कर सकता। और हाँ, पहले ये बताओ कि तुम तस्वीरी पैकर हो या मैं हकीकी गिरांचू से बात कर रहा हूं। छू कर देख लो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ छुआ तो पता चला कि वो तस्सीम इख्तियार कर चुका है। उसका बर्फ की तरह सर्द हाथ छूकर मुझे यूं लगा जैसे मैंने किसी मुर्दे का हाथ छू लिया हो। मामले की बात शुरू करने से पहले मुझे तुम्हारे कवायद का इंतराज करना पड़ेगा अजनबी, लेकिन ठहरो, पहले मुझसे कोई झूठ बोलो। क्या मतलब? कोई भी ऐसी बात करो जो सच्ची ना हो। मेरा नाम दिलरुबा खानम है। मेरे इतना कहते उसकी कुर्सी से एक अजीब सी भिनभिनाहट सुनाई दी और दोनों हाथों पर लगे हुए बल्ब जलने बुझने लगे। वो मुस्कुराने लगा। अब तुम समझ गए होगे कि झूठ बोलकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, समझ गया, मैंने जवाबन मुस्कुराकर कहा। उसने मेज पर रखी एक स्लेट उठाई और दूसरे हाथ में कलम थामते हुए पूछा, तुम्हारा नाम? सरफरोश। लेकिन अब तुम सरफरोश नहीं, हरमोजा हो, वो इंसान देवता जिसका उनसे वादा किया गया था और जिसकी आमद का वो लाखों शबरों से इंतजार कर रहे हैं। गिरांचू अपनी सब्ज आंखें मेरी आंखों में डाले बोलता रहा। उन आंखों में मुझे अय्यारी और मक्कारी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि खमरशान के शिब्रे हमारे यहाँ के कितने वक्त के बराबर थे। वहां दिन और रात की शनाख्त भी नामुमकिन थी कि हमा वक्त पूनम की सी ठंडी चांदनी छाई रहती थी। गिरांचू से बातचीत के बाद मुझे एक वसी अरीस आरामदेह कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। ये कमरा भी उसी कमरे जैसा था जिसमें मेरी और गिरांचू की मुफस्सिल गुफ्तगू हुई थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस कमरे में मेज की जगह पलंग बिछा था और कमरे की दीवारों के साथ साथ बड़ी बड़ी अलमारियों में किताबें सजी थी। मैं ना जाने कितने दिनों से उस कमरे में मुकीम था। शुरू में तो मुझे वक्त काटना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर जब मैंने अलमारियों से किताबें निकालकर पढ़ना शुरू की तो मुझे खुद ही उनकी तहरीरें पढ़ना आ गई। अब मेरा बेशतर वक्त उनके मुताले में गुजरता था। मैं उन किताबों का मुताला बड़े शौक से करता रहा क्योंकि ये किताबें खमरशान की कदीम तारीख पर मबनी थी। मैं जानता था कि स्पाई स्क्रीन के जरिए हर वक्त मेरी कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन उनसे मुताल्लिक आलात कहाँ नस्ब थे ये मुझे मालूम नहीं हो सका था। उस कमरे में मुंतकिल होने से पहले गिरांसू ने कहा था, मैं चाहूं तो तुम्हें किसी वक्त, किसी लम्हे और किसी शिब्रे चश्मे ज़दन में हलाक कर सकता हूं, मगर जैसा कि तुमने कहा है हम एक दूसरे के दोस्त बनकर एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा और इसके बदले में तुम मेरे काम आओगे। आज के बाद तुम सरफरोश नहीं बल्कि हरमोजा हो।
मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो मंसूबा बना रखा था, अब मुझे उसमें कुछ तब्दीलियां करना पड़ेंगी और ये तब्दीलियां बेहतरी के लिए होंगी। तब तक तुम्हें इंतजार और आराम करना पड़ेगा। ये गिरांचू का एक तरफा फैसला था जिसे बहालत मजबूरी मुझे कबूल करना पड़ा और उसके बाद गिरांचू से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। इस दौरान मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी मगर मैंने शेव नहीं की। मेरी खिदमत और निगरानी के लिए जो मुहाफिज मुकर्रर किए गए थे वो जनखों के अलावा वही बोझने किस्म के नीम वहशी इंसान थे। उन खिदमतकारों में औरतें भी शामिल थीं जो सतरपोशी के लिए कपड़े की मुख्तसर धज्जियां इस्तेमाल करती थीं। ये कपड़ा भी पेवा या तरगौन से बना हुआ था। चूंकि ये खिदमतगार और निगरान खमरशान की जुबान नहीं समझते थे, इसलिए मैंने उन पर तवज्जो देना मुनासिब न समझा। दूसरे बेलिबास जनखों को देखकर मुझे घिन आती थी और बरोंगा भी याद आता था जो मेरी वजह से मारा गया था। जब मैं कमरे में पड़े पड़े और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता तो टेरिस पर आकर चहलकदमी करने लगता था। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर वाक़ था। कभी कभी मैं टेरिस के जंगले से झुककर नीचे भी देख लिया करता था, लेकिन नीचे की मंजिलों में मुझे कभी कोई जनखा या कोई दूसरा फर्द दिखाई ना दिया। मेरे सामने या तो पेवा के खेत थे या लकोदक मैदान थे, लेकिन रोशनी के बायस मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता था। आप सोचते होंगे कि मैंने वहां से फरार होने की कोशिश क्यों ना की। तो बात दरअसल यह है कि गिरांचू ने उस इमारत के बाहर सिर्फ 3 फुट के फासले पर वही बरकी मकनातीसी पर्दा आवेजा कर रखा था जो गैर मरी था, लेकिन जब कोई चीज उससे टकराती थी तो नीलगू शोले के साथ वो मकनातीसी पर्दा टकराने वाली शय को पीछे धकेल देता था। एक रोज जब मैंने टेरिस पर टहलते हुए जंगले से नीचे झांका तो मेरी निगाह तीसरी मंजिल के जंगले के साथ लगे हुए एक निस्वानी पैकरे हुस्न पर जमकर रह गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत औरतें देखी हैं, लेकिन वो जो जंगले के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी अजीब मलकूती हुस्न की मालिक थी। ना जाने उसे कैसे ये एहसास हो गया कि मैं ऊपर से उसे देख रहा हूँ। उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर ऊपर देखा। उसके गुलाबी लब हल्के से थरथराए। स्या आंखों पर पलकों की झालर 2-3 बार ऊपर नीचे हुई और वो कुछ बोले बगैर टेरिस से अंदर चली गई। वो तो चली गई, लेकिन मैं ना जाने कब तक वहां खड़ा दुआएं मांगता रहा कि वो एक बार फिर बाहर आए, मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। दूसरे रोज मेरा बेशतर वक्त टेरिस पर गुजरा, लेकिन मेरी आंखें प्यासी रह गई। तीसरे रोज जब वो मुझे दिखाई दी तो मैं सीधा कमरे में आया और पलंग पर बिछी हुई चादर फाड़कर उसकी पट्टियां बनाई। फिर उन्हें खींचकर उनकी मजबूती का जायजा लिया और उन्हें एक दूसरे से बांधकर टेरिस पर वापस आ गया। पट्टी जंगले से बांधी और उसके साथ लटककर तीसरी मंजिल के टेरिस पर पहुंच गया। वो लड़की कमरे में मौजूद थी। उसने पलकों के पट खोलकर एक नजर मुझे देखा और घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? उसने सर उठाए बगैर कहा, हाँ मेरे आका, तुम हरमुजा हो, वो देवता जिसका हमारी किताबों में जिक्र आया है, वो मऊद जिसका लाखों शबरों से इंतजार किया जा रहा है। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और मैं समझ गया कि गिरांसू ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कि लड़की उसी कहवा पर मुझे नजर आई थी और वो खुद भी यही चाहता था कि मैं उसके पास आऊं। अगर वो ऐसा ना चाहता तो स्पाई स्क्रीन उसे या निगरानों को उसी वक्त मदाखलत के लिए मजबूर कर देती जब मैं चादर फाड़कर यहाँ आने की तैयारी कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जोले है आका। मैं उन लोगों की कनीज हूँ जिनसे आपकी आमद का वादा किया गया है। मैं किताबों में उनकी कनीजों के बारे में पढ़ चुका था। जबरूत में उन्हें सानवी दर्जे की औरतें शुमार किया जाता था और ये भी उनकी तरह जबरूत से बाहर खमरशान के किसी इलाके में नहीं जा सकती थी। मैं सोचने लगा कि फिर जोले यहाँ कैसे आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं गिरांचू ने अपनी मकसद बरारी के लिए जोले का तस्वीरी पैकर इस्तेमाल किया हो। लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर जोले तस्वीरी पैकर हुई तो मुझे उसके वजूद और उसके लम्स का कभी एहसास न होता। जोले सचमुच की औरत थी और ऐसी औरत थी कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता था। तहाँ मैंने अपने ताज्जुब की तस्कीन के लिए उससे पूछा, अगर तुम उनकी कनीज हो तो जबरूत से यहाँ जुनूबी सूबा खराक के इस इलाके में कैसे और क्यों आ गई? मुझे सजा के तौर पर यहाँ भेजा गया है आका। कैसी सजा? वही सजा जो गुनाहगार लड़कियों को दी जाती है। जबरूत में मैं मर्दों के पिंजरे में चली गई थी, इसीलिए मैं आपके करीब आने से गुरेज करी थी। मैं नहीं चाहती थी कि हरमोजा देवता एक गुनाहगार लड़की को अपनी महफिल से नवाजे, लेकिन आपने मेरी बात सुनना गवारा ही ना की। देवताओं को जो चीज अच्छी लगती है वो उसे अपना लेते हैं और कोई मज़ाहिमत बर्दाश्त नहीं करते। तुम मुझे अच्छी ही नहीं बहुत ही अच्छी लगी हो। एन उसी लम्हे मुझे गिरांचू के हंसने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन पलट कर देखा। कमरे के कोने में गिरांचू का तस्वीरी पैकर धुआं बनकर गायब हो रहा था। मुझे यह सोचकर गुस्सा आ गया कि वो इस कमरे में होने वाली हर बात स्पाई स्क्रीन पर देख सकता था। इसके बावजूद वो तमाशा देखने यहाँ क्यों आ गया था?